नमस्कार दोस्तों, कैरियर हियर के मंच पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले वाली वीडियो में हमने बात किया था पाचन तंत्र के बारे में। उसी श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि यहाँ से जो प्रश्न पूछे गए हैं वो किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, उनकी प्रकृति कैसी है। दोस्तों, ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें हर बार चाहे जो भी प्रतियोगी परीक्षा होता है वहाँ पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस वाले टॉपिक से प्रश्न देखने को मिलते हैं। दोस्तों, जो इसके पहले हमने देखा था वो दांत के बारे में पढ़े थे और दांत के बारे में हमने आपको जो है ये बताया था कि जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। मनुष्य में जो दांत पाए जाते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। मनुष्य जो होता है वो विषम दंती होता है, द्विबार दंती होता है और गर्त दंती होता है। दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा, ये तीनों प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जिसमें एक बार इस तरह से प्रश्न पूछा गया था कि मनुष्य के दांत होते हैं और उसमें एक विकल्प में दिया गया था विषम दंती, गर्त दंती और एक विकल्प में था द्विबार दंती, और जो चौथा विकल्प था उसमें यह कहा गया था उपयुक्त सभी। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, अगर हम दांत में ही देखें तो उसमें हमने आपको यह भी बताया था कि जो दांत होता है, दांत का जो सबसे मजबूत भाग होता है वो इनेमल होता है और वो शरीर का भी सबसे मजबूत भाग होता है। और दांत का सबसे अधिक भाग अगर हम देखें तो वो डेंटाइन वाला होता है। इनेमल तो उसके ऊपर का एक कवर होता है, सबसे अधिक भाग जो है वो डेंटाइन से बना होता है। तो एक बार प्रश्न यह भी पूछा गया था कि जो दांत होता है, दांत का सबसे अधिक भाग जो होता है वो किसका बना होता है? तो वो डेंटाइन का बना होता है। और इसी तरह से एक बार प्रश्न ये पूछा गया है जिसमें पूछा गया था कि जो जल होता है, जल में जो फ्लोरीन होता है या इसकी मात्रा, फ्लोराइड की मात्रा जो है बढ़ने से कौन सा रोग हो जाता है? तो दांत का रोग होता है फ्लोरोसिस, ये रोग जो है दांत में हो जाता है। इसके अलावा जिसमें दिक्कत क्या आती है दांत में कि दांत में थोड़ा पीलापन होता है और भी कुछ जो है फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाती हैं। इसी तरह से प्रश्न पूछे गए थे। एक बार पूछा गया था कि जो गजदंत होता है, गजदंत का मतलब है कि जो टस्क वाला दांत होता है हाथी का, वो जो है कौन सा दांत होता है? तो ऊपरी, हम बताए भी थे कि ऊपरी कृंतक होता है। इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों, अब हम इसके आगे देखते हैं जिसमें हमने ये बताया था कि जो पाचन है, मुख्य रूप से जो पाचन है उसमें हमने आपको 2 क्रियाएं बताई थी, जिसमें हमने बताया था कि एक क्रिया जो होती है वो यांत्रिक क्रिया होती है और दूसरी क्रिया जो होती है वो रासायनिक क्रिया होती है। जो यांत्रिक क्रिया है वो मुख गुहा में, वक्कल कैविटी हमने बताया था आपको कि ये जो अंदर का, ये तो मुंह है और मुंह के अंदर का जो ये खाली भाग है उसी को हम वक्कल कैविटी कहते हैं, जहां पर जिसमें जो है उस वक्कल कैविटी में दांत, जीभ, ये सारे पार्ट्स पाए जाते हैं। उसी में आपकी जो ग्रंथियां हैं वो भी उसी रेंज में आएंगी। और इसी को लेकर के हमने आपको ये भी बताया था कि जो 3 जोड़ी ग्रंथियां पाई जाती हैं जिसे हम लार ग्रंथियां कहते हैं, इन लार ग्रंथियों में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है? तो हमने आपको बताया था कर्णपूर्व ग्रंथि। और इस कर्णपूर्व ग्रंथि को लेकर के प्रश्न भी पूछा गया है। और इसी कर्णपूर्व ग्रंथि में एक रोग हो जाता है जिसे गलसुआ रोग कहते हैं, जिसमें गाल जो है सूजन आ जाती है, दर्द होता है। तो इस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में ग्रंथियों को लेकर के पूछा गया था। तो दोस्तों, जो यांत्रिक क्रियाएं थी उनको तो हम लोग पिछले वाले वीडियो में देख लिए थे। आज जो हम देखेंगे मुख्य रूप से वो हम ये देखेंगे कि जो रासायनिक क्रिया है, अर्थात जो भोजन है, जो कि हमने बताया था एक कच्चा पदार्थ है शरीर के लिए, और हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, कुछ तो ऊर्जा देने वाले हैं, कुछ हमारे शरीर का निर्माण करने वाले हैं,
कुछ कोलेस्ट्रॉल बनाएंगे। तो इस तरह से कुछ है जो हमारे शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिज्म का जो रिएक्शन चल रहा होता है, इस रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे, इसको नियमन इनका करेंगे, कंट्रोल करेंगे, रेगुलेट करेंगे। तो इस तरह से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हमारे शरीर को जो है बहुत ही ज़रूरत होती है। तो न्यूट्रिएंट्स हमको कैसे प्राप्त होता है? जनरली अगर देखा जाए, विषम परिस्थितियां ना हों तो न्यूट्रिएंट्स को हम भोजन के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। तो जो भोजन है, भोजन एक प्रकार से देखा जाए तो एक वो कच्चा पदार्थ हो गया, और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये इस कच्चे पदार्थ से क्या करेगा? उत्पादन का काम करेगा। और क्या उत्पादित करेगा? न्यूट्रिएंट्स का उत्पादन करेगा। और यही न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर के विभिन्न भागों में जहां जिनकी जो जरूरत है वो पहुंच जाएंगे, और इस प्रकार से हमारे शरीर को न्यूट्रिएंट्स अर्थात पोषक पदार्थों की क्या हो जाएगी? प्राप्ति हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर हम यहां पर देखें तो जो रासायनिक क्रियाएं थी, वो रासायनिक क्रियाएं हमारे मुख गुहा से ही शुरू हो जाती हैं। अर्थात मुंह में जब हम भोजन लेते हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि जो भोजन हम लेते हैं, ये भोजन लेना अंतर्ग्रहण कहलाता है। और फिर इसके बाद में जब हम मुंह के अंदर भोजन ले जाते हैं, बक्कल कैविटी वाले क्षेत्र जो है रीजन में, तो वहां पे यांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं, और वहीं पर जो है रासायनिक क्रिया भी क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। अब देखिए क्या रासायनिक क्रिया होगी? सबसे पहले जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, इनसे क्या निकलेगा? सलाइवा निकलेगा। और दोस्तों, हमने आपसे यह भी बताया था कि जो सलाइवा होता है, इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? 6.8 होती है भोजन करने से पूर्व, जो जिसके कारण ये क्या होता है? हल्का अम्लीय होता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जो रासायनिक क्रियाएं हैं, वो रासायनिक क्रियाएं हमारी कहां से शुरू हो जाती हैं? मुख गुहा से ही शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, इस चित्र में अगर आप देखें, यहां आपको एक चित्र दिख रहा है। इस चित्र में अगर आप देखें तो जो भोजन है वो हम इंजेक्शन का काम, भोजन के इंजेक्शन का काम अर्थात अंतर्ग्रहण का जो काम करेंगे, वो यहां से कहां से होगा? यहां मुख से होगा। यहां से अगर आप देखें तो ये है आपका क्या? मुख। ये यहां से क्या होगा? भोजन का इंजेक्शन किया जाएगा, भोजन का इंजेक्शन करेंगे। दोस्तों, यहां से भोजन का इंजेक्शन किया जाएगा अर्थात अंतर्ग्रहण किया जाएगा, और ये भोजन जो है इस मुख गुहा में जा करके यहां पर क्या शुरू हो जाएगा? यांत्रिक क्रिया शुरू होगी और रासायनिक क्रिया शुरू होगी। यहां पे आपको 3 जोड़ी जो लार ग्रंथियां हैं वो दिखाई गई हैं। यही लार ग्रंथियां सलाइवा को रिलीज करती हैं, और ये सलाइवा आ करके इस भोजन में मिल जाते हैं। अभी हम यहां पर देखेंगे आगे, पहले हम एक बार पूरी समग्रता को समेट लें और ये देख लें हम कि किस तरह से जो भोजन है वो हम उससे हमको न्यूट्रिएंट्स की प्राप्ति होती है। तो एक बार हम इसको पहले जो है समग्रता के साथ समझ लेते हैं, और फिर उसके बाद में इसका एक एक पार्ट समझते हैं। तो देखो, भोजन यहाँ पर मुख के द्वारा इंजेक्शन किया गया, फिर वैक्कल कैविटी में पहुंचा, और वैक्कल कैविटी में यांत्रिक क्रिया होने के बाद में जो सलाइवा है वो आ करके भोजन में मिलेगा, और फिर इसके बाद में भोजन और आगे बढ़ेगा तो इसके रास्ते में जो जंक्शन आएगा वो जंक्शन होगा इपीग्लॉटिस। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये क्या है? इपीग्लॉटिस, घाटी ढक्कन। दोस्तों, इसे कहते हैं घाटी ढक्कन। इसको लेकर के प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। इसमें यह पूछा गया है कि जो ग्रास नली होती है और जो श्वास नली होती है, देखो यहां पर 2 नलियां हैं। एक से हम सांस लेते हैं, प्राण वायु को निकालते हैं और छोड़ते हैं, और उसी दूसरी जो नली होती है वो होती है फूड पाइप, जिसे ग्रास नली कहते हैं। और जो
श्वास नली होती है और ग्रास नली होती है, दोनों का जो जंक्शन है, जो उभयनिष्ठ स्थान है, वो कौन सा है? वो एपिग्लॉटिस ही है। ये एपिग्लॉटिस का काम ये है कि जब भोजन ऊपर से आ रहा है तो इसका काम ये होगा कि ये जो है श्वास नली को ढक लेगा, जिससे कि भोजन जो है वो श्वास नली में ना चला जाए और वो भोजन जहां उसका स्थान है, जहां जाना है फूड पाइप से होते हुए स्टमक में, वो स्टमक में ही भोजन जाए, श्वास नली में होकर के, और जो फेफड़ा है, लंग्स है, वहां पर न प्रवेश कर जाए। और कभी कभार ऐसा हो भी जाता है तो आप देखते होंगे कि आपको अचानक जो है एक रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, जिसमें आपको जैसे लगता है, कहते भोजन करते समय जैसे क्या हो जाता है, खांसी टाइप का आने लगता है। तो इस तरह से जैसे लगता है कि कुछ अटक गया, तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो भोजन हमारा कहां पहुंचेगा? एपिग्लॉटिस के पास, और एपिग्लॉटिस के बाद में ये भोजन आपका पहुंचेगा जो है इस पाइप में, और इसे हम क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। ईसोफेगस या फिर इसी को हम कहते हैं ग्रास नली। इसके बाद में भोजन आपका जो है कहां पहुंचेगा? इसी ईसोफेगस के द्वारा भोजन आपका पहुंचेगा स्टमक में। ये जो स्टमक है, जब ये भोजन यहां से स्टमक में पहुंचेगा तो इसमें भोजन को बोलस कहा जाएगा, जिसमें लार भी मिली हुई है। अभी भोजन में क्या मिली है? लार मिली है। और जब भोजन फूड पाइप से फूड पाइप तक यहां पर स्टमक में पहुंचता है तो यहां से यहां तक भोजन को क्या कहा जाता है? बोलस कहा जाता है। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। और जब भोजन स्टमक में पहुंचेगा तो स्टमक से, ये जो स्टमक है, जब ये भोजन स्टमक में पहुंचेगा और स्टमक से जब ये छोटी आंत में जाएगा तो स्टमक में इस भोजन को क्या कहेंगे? अम्लान कहेंगे या काइम कहेंगे। माने कि छोटी आंत में जब ये भोजन पहुंचेगा तो काइम के रूप में पहुंचेगा, और फिर उसके बाद में ये ग्रहणी है, और ये जो आपका रीजन है ये लीवर का है। यहां पर आपको पैंक्रियाज दिख रहा है, ये पत्ती जैसा, और ये जो है पैंक्रियाज है, और इस पैंक्रियाज के द्वारा पैंक्रियाटिक जूस इस डेडुनम में छोड़े जाते हैं। ये लीवर है जहां से बाइल जूस का स्राव किया जाता है, और यहीं पे गाल ब्लेडर है जहां पर उसको एकत्रित किया जाता है। इसके बाद में भोजन आपका पहुंचता है इस तरह से छोटी आंत में। ये छोटी आंत है दोस्तों। ये जो छोटी आंत है ये छोटी नहीं होती है बड़ी आंत की तुलना में, बस ये है कि ये पतली होती है। आप कह सकते हैं कि छोटी आंत इसे क्यों कहा जाता है? छोटी आंत बहुत बड़ी होती है, माने कि लगभग आप मानकर चलेंगे तो इसका जो रेंज होगा वो बड़ी आंत से बहुत ज़्यादा होगा। और बड़ी आंत फिर जो है छोटी आंत को बड़ी इतना होते हुए भी छोटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका अगर हम व्यास देखें तो बड़ी आंत की अपेक्षा कम होता है, अर्थात डायामीटर के हिसाब से इसको छोटी आंत कहा जाता है। फिर इसके बाद में भोजन आपका इस छोटी आंत से फिर भोजन कहां पहुंचेगा? यहां पर है ये सीकम, और ये सीकम जो होता है बड़ी आंत और छोटी आंत का क्या होता है? एक जंक्शन होता है। और फिर इसके बाद में भोजन इस सीकम में होते हुए इस कोलन में आएगा, और कोलन में से ये इस तरह से भोजन आपका यहाँ रेक्टम में आएगा, मलाशय में। यहाँ पर भोजन संचित होगा, इकट्ठा होगा, जिसे समय समय पर क्या किया जाएगा? एनस के द्वारा त्याग दिया जाएगा। तो इस तरह से भोजन जो है, भोजन से न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करने में हमको एक लंबी जर्नी तय करनी होती है, मुख गुहा से लेकर के और जो एनस तक है, यहां तक की एक लंबी यात्रा होती है। और बीच बीच में कई जंक्शन होते हैं, और उन जंक्शन पर जो सहायक ग्रंथियां हैं, उन सहायक ग्रंथियों के द्वारा एंजाइम की मार भी पड़ती है, और जिसके वजह से भोजन के जो अणु हैं वो छोटे छोटे अणुओं में टूटते हैं, उनका पाइसीकरण होता है, और फिर लास्ट में हमको
छोटी आंत में ही भोजन का अवशोषण हो जाता है और फिर जो कुछ जैसे जल है, जल का अवशोषण बड़ी आंत में होगा और इसी बड़ी आंत में ई कोलाई बैक्टीरिया पाए जाते हैं। दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है कि ई कोलाई बैक्टीरिया कहां पर पाए जाते हैं, तो ई कोलाई बैक्टीरिया जो होते हैं वो कहां पाए जाते हैं, बड़ी आंत में ही पाए जाते हैं। ये ई कोलाई बैक्टीरिया जो होता है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। और दोस्तों आप जानते होंगे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं, वो हमको ज़्यादा बीमार करते हैं। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है इनकी कोशिका भित्ति थोड़ी पतली होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की अपेक्षा, इसलिए ये जो हैं उतना हमको बीमार नहीं करते हैं। ये जो है एक लाभ देने वाले बैक्टीरिया हैं, लाभदायक हैं ये। और वैसे अगर देखा जाए कभी जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन होता है, कोई पैथोजन एंट्री कर जाता है, जैसे कोई वायरस मान लो एंट्री कर गया है और उस समय अगर हम कोई एंटीबायोटिक लेते हैं तो वायरस में जनरली एंटीबायोटिक का कोई मतलब नहीं होता है। अगर बैक्टीरिया से आपको कोई जो है रोग हुआ है, कोई अगर आप बीमार हुए हैं तो बैक्टीरिया से होगा तो आपको एंटीबायोटिक काम करेगी। तो जब हम एंटीबायोटिक ले लेते हैं, अगर वायरस से भी हमको हानि पहुंची है और फिर भी अगर हम एंटीबायोटिक ले लेते हैं तो ये एंटीबायोटिक ऐसे होते हैं जो जा करके इन बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया को, जिसके वजह से कभी कभार डायरिया जैसी समस्या हो जाती है, क्योंकि ये अवशोषण में मदद करते हैं और पानी के अवशोषण में मदद करेंगे। जब ये बैक्टीरिया रहेंगे नहीं तो जो है पानी का अवशोषण होगा नहीं, और पानी का अवशोषण नहीं होगा तो जो भोजन में पानी है वो भी जो है एनस के द्वारा त्याग दिया जाएगा और जो कि लूज मोशन की स्थिति होती है, जो कि ज़्यादा दिन की ये स्थिति नहीं होती है, कुछ दिन में इनकी रिकवरी हो जाती है। तो इस तरह से दोस्तों अगर हम देखें तो एक लंबी जर्नी मुख से लेकर के और एनस तक भोजन की होती है, जिसमें हम इन सारे पार्ट्स को अगर समझें तो इस तरह से देख सकते हैं। जैसे अगर हम इस चीज को समझें तो दोस्तों इस चीज को हम यहां से भी समझ सकते हैं इस प्रकार से कि देखिए इस तरह से जो भोजन है ये फूड पाइप में आया, तो पहला क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में इस तरह का पूछा जाएगा कि जो भोजन है उसका पाचन कहाँ से शुरू होता है। तो भोजन का पाचन मुख गुहा से शुरू हो गया। और अगर हम बात करें कि मुख गुहा जो है, मुख गुहा यहाँ पे किस चीज का पाचन होता है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो देखो जो मुख गुहा है यहाँ पर जो लार ग्रंथियां होती हैं, इन लार ग्रंथियों से दोस्तों क्या निकलता है, इन लार ग्रंथियों से लार निकलती है। और इस लार में क्या क्या होते हैं, इस लार में एक तो होता है लाइसोजाइम। क्या होता है दोस्तों, लाइसोजाइम। ये जो लाइसोजाइम होता है ये हमारे भोजन में अगर कोई बैक्टीरिया है तो उस बैक्टीरिया को क्या कर देगा, मार देगा। उसके अलावा अगर हम देखें तो लार में और क्या होता है, लार में अगर हम देखें तो लार में हमको और क्या चीजें देखने को मिलेंगी। देखिए दोस्तों लार में हमको और क्या चीज देखने को मिलेगा, देखो दोस्तों लार में हमको और क्या चीज देखने को मिलेगा। लार में क्या रहेगा, एक तो होगा लाइसोजाइम
और एक रहेगा आपका टाइलिन। क्या रहेगा? टाइलिन। तो जो टाइलिन होता है ये एक एंजाइम है और इसका काम क्या होता है? इस टाइलिन एंजाइम का काम क्या होता है? ये जो टाइलिन एंजाइम है ये क्या करेगा? जो भोजन में कार्बोहाइड्रेट रहेगा, कार्बोहाइड्रेट इसका पाचन करता है। तो देखो सवाल क्या पूछा जाएगा? सवाल पूछा जाएगा कि जो लार होता है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है भैया? तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ये किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और कार्बोहाइड्रेट में ये पॉलीसेकेराइड टाइप का जो कार्बोहाइड्रेट है, अर्थात जो हमारे पास पॉलीसेकेराइड हैं उन्हीं पॉलीसेकेराइड का ये क्या करता है? पाचन करता है। अर्थात जब हम भोजन करते हैं तो जब हम भोजन करते हैं तो भोजन में हम क्या लेते हैं? स्टार्च, और स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड होता है। तो ये क्या करता है? टाइलिन जो है ये क्या करेगा कि जो पॉलीसेकेराइड अर्थात स्टार्च है इसको माल्टोज में बदल देगा, और माल्टोज में बदलेगा तो ये एक डाइसेकेराइड है। अर्थात ये क्या हो जाएगा? अब डाइसेकेराइड चूंकि मीठे होते हैं तो अब ये क्या होने लगेगा? मीठा लगने लगेगा। पहले जब हम स्टार्च लेते हैं तो वो हमको मीठा नहीं लगता है। तो इस तरह से दोस्तों अगर हम समझे यहाँ पर तो इतनी सारी चीजें हमको इसमें यहां से समझनी हुई। तो देखो लार से क्या क्या प्रश्न बनेंगे कि जो लार होता है इसमें लाइसोजाइम का काम क्या होता है? तो लाइसोजाइम का काम है कि जो भोजन में कोई बैक्टीरिया या कोई और रोगाणु आ गए हों उनको नष्ट करना, और टाइलिन का काम होता है कि ये क्या करेगा? ये जो स्टार्च है स्टार्च को माल्टोज में या डाइसेकेराइड में कन्वर्ट करेगा। इसके बाद में अगर हम समझें तो अब भोजन का जो है मुख गुहा में तो पाचन हो गया। मुख गुहा हम किसे कहेंगे? वैकल कैविटी। और इसके बाद अब भोजन कहाँ चलेगा? इसके बाद भोजन चलेगा कहाँ पहुंचेगा भैया? अब ये इस इसोफेगस में से होकर के भोजन आगे बढ़ेगा, और किस तरह से ये बढ़ेगा? क्रमानुकुंचन विधि से। क्रमानुकुंचन विधि से। क्रमानुकुंचन विधि कौन सी विधि होती है? इसमें क्या होता है कि जो फूड पाइप होती है वो पहले जहाँ भोजन है वहां ऐसे जो है थोड़ा सा कंट्रैक्ट होगी, सिकुड़ेगी। जब सिकुड़ेगी तो क्षेत्रफल कम होगा तो एक प्रेशर वहां पर जनरेट होगा और वो प्रेशर से भोजन आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से क्रमानुकुंचन विधि से भोजन जो है वो क्या होगा? आगे बढ़ेगा। फिर भोजन अब इस तरह से ऐसे भोजन जिसमें क्या मिले हुए हैं? लार मिले हुए हैं, ऐसे भोजन को हम क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। बोलस। अब इसके बाद में ये जो बोलस है ये कहाँ पहुंचेगा? ये पहुंचेगा आपका अमाशय में। कहाँ पहुंचेगा? अमाशय में। और ये जो अमाशय होते हैं इसमें क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी? इस अमाशय में क्या होगा? यहां पर होती हैं ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां यहां पर पाई जाती हैं? यहां पर पाई जाती हैं गैस्ट्रिक। यहां पर आपको अमाशय की ग्रंथियां मिलेंगी, और इन ग्रंथियों से क्या क्या निकलेगा? यहां पर निकलेगा HCl, और क्या निकलेगा? एक तो निकलेगा HCl, उसके अलावा निकलेगा यहां से पेप्सिन, और क्या मिलेगा? रेनिन। अब देखो भैया जो HCl है ये क्या करेगा? भोजन में खूब अच्छे से मिल जाएगा और भोजन को सड़ने से बचाता है। भोजन के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह मुंह से भी पास हो गया, मान लो मुंह में वो नहीं मरा, उसके बाद वो और आगे पास करके, शक्तिशाली था वो आगे पास करके कहां पहुंच गया? अमाशय तक पहुंच गया। तो अब इस अमाशय में क्या किया जाएगा कि इस HCl के द्वारा उसको घुला करके क्या कर दिया जाएगा? मार दिया जाएगा। और इसका और भी काम है, जैसे खाते समय
कुछ लोग मांसाहारी जैसे हैं तो वो कुछ हड्डी या ऐसे चीजें खा जाते हैं, तो उनको भी ये क्या करा देगा, गला देगा। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो पेप्सिन है, पेप्सिन का काम है कि भोजन के अंदर जो प्रोटीन है उस प्रोटीन को ये क्या करेगा, भोजन की कोई भोजन में जो प्रोटीन है उस प्रोटीन को ये क्या करेगा, पेप्टोन्स में बदल देगा। और जो रेनिन है ये दूध, अगर आपने दूध लिया है तो दूध के अंदर जो प्रोटीन होती है, वो प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी होती है, तो ये कौन सी प्रोटीन होती है, केसीन प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन, केसीन प्रोटीन। और जो ये केसीन प्रोटीन है इसको ये क्या करेगा, पचाएगा। तो अगर रेनिन का काम क्या है, रेनिन जो है ये 7-8 साल के बच्चों में ज्यादा बनता है, उसके बाद में जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे रेनिन जो है वो कम होता चला जाता है। तो रेनिन जो है वो दूध की प्रोटीन का पाचन करेगा। और इसके बाद में फिर ये जो यहां से अगर एक प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा कि जो ये HCl है, ये HCl जो है अमाशय की दीवारों को जा करके क्यों नहीं काट देता है, तो इसके लिए यहाँ पर एक म्यूकस का स्राव होता है। और ये जो म्यूकस होते हैं ये जा करके अमाशय के किनारे एक बैरियर बना लेते हैं, जिसके वजह से जो HCl है ये जा करके अमाशय की दीवारों को नहीं काटता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि म्यूकस का स्राव कम होता है, जिसके वजह से ये बैरियर नहीं बन पाते, तो ये HCl जा करके अमाशय की दीवारों में घाव कर देते हैं। और अमाशय की दीवारों में जब ये घाव कर देंगे तो उसी को क्या कहा जाता है, अल्सर कहा जाता है। इसी तरह से अगर हम देखें यहां पर, तो एक चीज आपको और भी समझना है कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब हम लोग ज्यादा भोजन कर लेते हैं तो कहते हैं कि खट्टा डकार आ रहा है, ऐसे लोग कहते हैं। तो देखो जैसे जब ज्यादा भोजन कर लेते हैं तो ये HCl जो है ज्यादा स्रावित होता है, और जब HCl ज्यादा स्रावित होगा तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो भोजन है उसकी जो अम्लता है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। और भोजन की जो अम्लता है वो ज्यादा बढ़ जाने के कारण क्या होता है कि एसिडिटी की समस्या हो जाती है। और एसिडिटी को दूर करने के लिए तब हमको क्या लेना पड़ता है भैया, तब हमको लेना पड़ता है इनो। और इनो क्या है, इनो के अंदर पाया जाता है MgOH का होल ट्वाइस, अर्थात मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसे कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ये एक प्रकार का क्या है, एक क्षार है। और ये जो क्षार है ये क्षार क्या करता है, HCl से रिएक्ट करके उसको क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, क्योंकि जब अम्ल क्षार मिलेंगे तो न्यूट्रल हो जाएंगे और जो एसिडिटी की समस्या है वो क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो इस तरह से अगर देखें तो हमको ये जो अमाशय है, अमाशय में जठर ग्रंथियां होती हैं और इन जठर ग्रंथियों से क्या निकलता है, HCl निकलता है, पेप्सिन और रेनिन निकलता है। उसके अलावा म्यूकस भी होता है जो कि एक यहाँ पर बैरियर बनाने का काम करता है, जिससे HCl जो हमारी अमाशय की दीवारें हैं उसमें जाकर के घाव नहीं कर पाती हैं। तो दोस्तों अब यहाँ से हम एक चीज को ये समझते हैं कि जो ग्रंथि है, थोड़ा सा यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि ग्रंथियां क्या होती हैं। तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, लेकिन यहाँ फिर से थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो ग्रंथियां होती हैं, ग्रंथियां हमारे शरीर के अंदर ही होती हैं। एक समझ लो कि हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी थैली होती है, मतलब वास्तव में ये देखा जाए तो ये ऊतक हैं, ऊतकीय संरचना है एक, जिसमें से कुछ स्राव होता है। अर्थात थैली को आप एक जो ग्रंथि है इसको आप एक थैली नुमा मान सकते हैं, जिसके अंदर कुछ भरा होता है। और वो क्या हो सकता है, चाहे वो हार्मोन्स होगा और चाहे वो एंजाइम होगा। अगर जो हार्मोन हैं ये जब वहां से स्रावित होते हैं तो इनका एक टारगेट होता है, और ये जा करके जहां जिस अंग से स्रावित होंगे उससे कुछ दूर जा करके काम करते हैं। लेकिन हार्मोन को बहने के लिए
हमको जो है अलग से नलिका की जरूरत नहीं पड़ती है। हार्मोन जिस भी ऊतक से निकलेगा, जिस भी ग्रंथि से निकलेगा, निकलने के बाद में वो जो ब्लड होता है, ब्लड की ग्रंथि में ब्लड की जो नलिकाएं होती हैं उसी में जाकर के ये क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। अर्थात जो, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, अंतःस्रावी कहते हैं। अर्थात ऐसी ग्रंथियां कैसी ग्रंथियां कहलाती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। ये अंतःस्रावी का मतलब ये है कि ये जो है इनका स्राव जो होता है वो ब्लड वाले नलिका में ही होता है, इसीलिए इन्हें अंतःस्रावी कहा जाता है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो एक बाह्यस्रावी ग्रंथियां भी होती हैं। बाह्यस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं उनसे एंजाइम का स्राव होता है, और ये क्या करती हैं कि इनको बहने के लिए, इनको शरीर के अंदर ये दोनों ग्रंथियां हैं, लेकिन इनको बहने के लिए एक अलग डक्ट्स की जरूरत होती है, अलग नलिका की जरूरत होती है, और ये उसमें से होकर के बहते हैं। अर्थात ये ब्लड में मिलते नहीं हैं, ब्लड के संपर्क में ये नहीं आएंगे, ब्लड में ये जाकर के नहीं मिलेंगे। वैसे आप देखिए, अगर हम ब्लड के संगठन को देखें तो उस संगठन में हार्मोन भी होता है, क्योंकि वो जो है जिस भी ऊतक से उसका स्राव होगा वो ब्लड में ही डाला जाएगा। वैसे ये जान लीजिए कि जो हार्मोन होते हैं, हार्मोन किसी शरीर में बहुत सी क्रियाएं होती हैं, उनके लिए एक इस समय आता है तो उनका स्राव होता है, और फिर वो उस कार्य को करने के बाद समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हमने ये बताया कि भोजन का जो पाचन है वो आमाशय में किस प्रकार से होता है। अब ये जब भोजन इससे और आगे चलेगा तो यहां पर अगर हम देखें इस जगह पर, तो ये पाया जाता है पत्ती नुमा एक संरचना होती है जिसे हम कहते हैं पैंक्रियाज। हमने उस वाले फिगर में भी आपको दिखाया है। तो ये जो पैंक्रियाज होता है इसे हम कहते हैं अग्नाशय, और ये अग्नाशय को लेकर के एक प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पैंक्रियाज या अग्नाशय है ये एक जो है मिक्स्ड ग्लैंड है। अर्थात ये कैसी ग्रंथि है, ये जो है एक मिक्स्ड या मिश्र ग्रंथि है, जिसमें क्या होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियां और बाह्यस्रावी ग्रंथियां, दोनों प्रकार की ग्रंथियां इसमें पाई जाती हैं। तो इसमें जो है, चूंकि देखो जो पैंक्रियाज होता है इससे पूर्ण पाचक रस का स्राव होता है। अभी हम देखेंगे कि जो भोजन आ रहा है, ये भोजन जो है यहां पर एक यहां पर पास होता है। इस पास के माध्यम से अगर हम इस चित्र को थोड़ा सा सही कर लें, देखो अगर हम इस चित्र को थोड़ा सा सही कर लेते हैं तो देखिए इस तरह से इसको हम बना सकते हैं। देखो इस तरह से अगर हम इस चित्र को बनाएं तो देखो दोस्तों, ये जो है इस तरह से, तो देखो यहां पर क्या होता है कि इस जगह पर एक पास होगा, जो भोजन यहां आमाशय से आ रहा है, अब इस पास से क्या होगा, गुजर करके और छोटी आंत में एंट्री करेगा। तो देखो एक सवाल पूछा जाता है कि अब ये जो भोजन है ये कहां पर रुका है सबसे ज्यादा देर तक, तो यहां पर भोजन 3-4 घंटे रुकता है। सबसे ज्यादा भोजन कहां रुकता है, आमाशय में ही रुकता है। और यह भी पूछा जाता है प्रश्न कि कौन जो है आहार नाल का वो कौन सा हिस्सा है जहां पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी यहां पर नहीं होता, और आहार नाल में तो कुछ भी नहीं पचता है। और मुख गुहा में किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां पर नहीं होता दोस्तों, ये आमाशय में नहीं होता है। इसके बाद में जब भोजन यहां से आगे बढ़ेगा और यहां आएगा, छोटी आंत में एंट्री करेगा, तो इसको अब क्या कहा जाएगा, अम्लान कहा जाएगा। अम्लान, क्योंकि अम्ल और अन्न दोनों मिले हुए हैं, इसी को अम्लान या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे, काइम कहेंगे। और इसके बाद में फिर भोजन, अब देखो जब ये यहां पर पहुंचेगा डेडुनम में, ये ग्रहणी है जहां से इस तरह से टर्न है, इसे हम क्या कहेंगे, ग्रहणी। ये है आपका ग्रहणी, डेडुनम, ये छोटी आंत का हिस्सा है। तो अब जो भोजन है, इस भोजन में
यहां से जो बाइल जूस होता है, देखो ये है लीवर, और इस लीवर से बाइल जूस निकलेगा, इस लीवर से क्या निकलेगा, बाइल जूस निकलेगा, और ये जो लीवर है ये बाइल जूस का निर्माण करता है। तो ये जो बाइल जूस बनेगा ये यहाँ पर गाल ब्लेडर में क्या किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा, और फिर उसके बाद में इस बाइल जूस को यहाँ पर इस नलिका में भेज दिया जाएगा, आहार नाल में भेज दिया जाएगा, जिसके वजह से जो भोजन आ रहा था ये भोजन क्या था, एसिडिक था, क्योंकि एसिड इसमें मिली हुई है, अर्थात ये अम्लान है, काइम है, तो इसमें एसिड मिला हुआ है। और चूंकि जो पित्त रस होता है ये बेस होता है, ये क्षारीय होता है, इसका जो पीएच मान होता है वो 7.34 के करीब में होता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये एक क्षार है, और ये क्षार जो है ये बहुत ज्यादा अम्लीय है। तो यहाँ पर जो आंत में जो एक्शन है भोजन के पचने का वो प्रभावित हो जाएगा। इसके लिए जो अच्छा जो अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करता है ये कौन उत्पन्न करेगा, बाइल जूस ही करेगा, जिससे कि जितने भी इसके आगे के अंग हैं वो अच्छे से काम कर पाए और भोजन का पाचन कर पाए। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो लीवर है, लीवर को लेकर के भी भैया कई प्रश्न पूछे गए हैं। लीवर क्या है, लीवर जो होता है ये इसके अंदर पुनरुद्भवन अर्थात रीजनरेशन, इसके अंदर रीजनरेशन की क्षमता होती है। जो आपका लीवर होता है, अगर इस लीवर को इसका कुछ भाग अगर काट दिया जाए तो ये बहुत जल्दी इसकी रिकवरी हो जाती है, बशर्ते कि इसको थोड़ा रेस्ट मिलना चाहिए। इसी प्रकार से अगर हम देखें कि लीवर को लेकर के क्या प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में, तो लीवर को लेकर के एक ये पुनरुद्भवन किसे कहते हैं, तो यही है आपका लीवर ही, इसी को यकृत कहते हैं, इसी को जिगरा भी कहते हैं, यानी जिगर भी इसी को कहते हैं। एक बार प्रश्न जिगर करके पूछ दिया था तो लोग जिगर नहीं समझ पाए कि किससे कहते हैं, तो जिगरा या जिगर किसे कहते हैं भैया, इसी जो है यकृत को जिगर भी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, लीवर भी कहते हैं। और ये जो लीवर है इसके इतने सारे काम हैं, इतने सारे काम हैं कि अगर इसीलिए इसको जो है प्रकृति ने इस तरह से रीजनरेशन पावर दे दिया है कि अगर ये किसी कारणवश इस पर किसी तरह की क्षति हो जाए तो ये बहुत जल्दी अपने आप को रीजनरेट कर ले, क्योंकि इसके काम भी बहुत हैं। और ये जो है पाचन ग्रंथियों में सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि है ये। वैसे अगर ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाएगा तो उसका उत्तर दूसरा होगा, लेकिन पाचन ग्रंथियों में अगर देखा जाए तो ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। उसके अलावा अगर देखें तो यहां पर एक प्रश्न तो आपसे यही पूछा जाएगा कि जो सबसे बड़ी ग्रंथि है पाचन ग्रंथि में वो कौन सी है, तो आपका यकृत है। और इस यकृत के काम क्या क्या हैं, एक तो इसका काम हो गया यहां पर विटामिन ए और विटामिन डी, ये लीवर से ही संबंधित हैं। विटामिन ए जो होता है, ये जो भी हम विटामिन ए के स्रोत वाले भोजन लेते हैं उसमें वो सीधे उसको विटामिन ए में, उससे हमको सीधा विटामिन ए नहीं मिलता है, उससे हमको बीटा कैरोटीन मिलता है, और ये बीटा कैरोटीन आगे चल करके लीवर के द्वारा विटामिन ए में कन्वर्ट किया जाता है, और विटामिन डी का भी यहाँ पर संबंध है। तो एक चीज तो यहाँ से आपको ए और डी को समझना है। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें तो कोलेस्ट्रॉल, जो कोलेस्ट्रॉल होता है, अर्थात जब हम भोजन करते हैं तो जो भोजन होता है उसमें अगर हम कोई लिपिड्स का भी जो है उसमें मात्रा होती है, तो जो लिपिड्स है उन्हीं से जुड़ा हुआ है कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका एलडीएल और एक होता है आपका एचडीएल। जो एलडीएल होता है ये क्या होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होते हैं, और जो एचडीएल होते हैं ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होते हैं। जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है ये अच्छा होता है, और जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है ये नुकसानदेह होता है, ये हृदय में जाकर के ब्लॉकेज उत्पन्न करेगा। और इसीलिए कहा जाता है कि हमको एचडीएल जो है
और एलडीएल अपना चेक कराते रहना चाहिए, और हमको ऐसे लिपिड्स लेने चाहिए, ऐसी वसा लेनी चाहिए जिससे हमको क्या मिले, एचडीएल की प्राप्ति हो, अर्थात हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन की प्राप्ति हो। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होगी वो आपको ओमेगा 3 क्लास के जो तेल होते हैं, जैसे अलसी का तेल, इस तेल में आपको हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन प्राप्त होता है। इसके अलावा यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है, ये जो कोलेस्ट्रॉल है, इनका भी निर्माण करने की जिम्मेदारी किसकी है, लीवर की है। इसके अलावा एक हिपैरिन प्रोटीन होता है, जिसके वजह से जो ब्लड होते हैं, ब्लड की नलिकाओं में ब्लड जमते नहीं हैं, अर्थात इसका भी निर्माण जो होता है, हिपैरिन का जो निर्माण होता है, वो भी कहां पर होता है, ये यकृत के द्वारा ही किया जाता है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो भोजन, अभी हम देखेंगे कि इसके कई और भी आगे हम आपको काम गिनाएंगे। तो इस तरह से भोजन जो है, जो अच्छा एक चीज और समझ लो कि ये पित्त का निर्माण कैसे करता है। तो देखो जो पित्त होता है, ये पित्त जो है किसका बना होता है भैया, ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का बना होता है। जो पित्त होता है ये किसका बना होता है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो हैं ये एक प्रकार से जैसे जो मरी हुई आरबीसी होती हैं, क्योंकि आप जानते होंगे रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स जो होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, इनका एक लाइफ स्पान होता है, और उस लाइफ स्पान के बाद ये मर जाती हैं। जब तक ये जिंदा रहती हैं तब तक ये लाल रहती हैं, और जब ये मर जाती हैं तो क्या हो जाते हैं, इनके मरने पर इनको कलेक्ट कर लिया जाता है लीवर के द्वारा, और फिर इसको कलेक्ट करके फिर क्या किया जाता है कि इनको जो है लेकर के लीवर, और जो ब्लड की नलिका होती है वहां से इसको लीवर कलेक्ट कर लेता है, और फिर उनसे क्या करता है, बाइल जूस का निर्माण करता है। तो यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है कि बाइल जूस का निर्माण कैसे होता है। तो बाइल जूस का जो निर्माण होता है या पित्त रस का निर्माण होता है वो बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, और जिनका निर्माण जो है वो मरी हुई आरबीसी से होता है। तो इस तरह से एक प्रश्न। अब देखो जो ये पित्त रस है, ये पित्त रस का निर्माण कौन करेगा, लीवर ही करेगा, और लीवर से पित्त रस आकर के कहां पर इकट्ठा होगा, गाल ब्लेडर में, पित्ताशय में, और इसी पित्ताशय में क्या हो जाता है, इसी पित्ताशय में जो है कैल्शियम ऑक्जिलेट आकर के जम जाता है। तो पित्त में क्या हो जाता है, कहते हैं कि पथरी हो गई है। तो इसके लिए एक अल्ट्रावायलेट रे के माध्यम से इसको क्या किया जाता है, इसकी लिथोट्रिप्सी की जाती है। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अब देखो इसके बाद में अगर हम और आगे चलें तो जो भोजन इधर से अम्लान आया था उसमें सबसे पहले कौन जाकर के मिलेगा, बाइल जूस मिलेगा, और ये क्या करेगा, भोजन को जो एसिडिक था उसको थोड़ा सा न्यूट्रल करेगा, और उसके बाद में ये भोजन जब और आगे बढ़ेगा तो यहां से पैंक्रियाटिक जूस आकर के इससे मिलेंगे। अब देखो यहां पर एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि वो कौन से रसायन हैं, माने कि आपसे पूछा जाएगा कि पित्त रस में कोई पाचक एंजाइम पाया जाता है क्या। तो आप ध्यान रखिएगा, पित्त रस में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। बस ये पित्त जो है ये क्या करेगा कि जो भोजन के अंदर वसा होगी उस वसा का ये इमल्सिफिकेशन करेगा, अर्थात इसका क्या करेगा, पायसीकरण करेगा। पायसीकरण जो है एक रासायनिक प्रक्रिया है दोस्तों, जिसमें क्या किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि यहां पर वसा में आपका तेल हो गया या घी है, ये सारी चीजें होंगी, और ये पानी के साथ मिल करके एक यहां पर मिक्सचर तैयार कर ली है। अब यहां से जो बाइल जूस आएगा वो एक इमल्सिंग एजेंट के रूप में काम करेगा और इसका पायसीकरण करा देगा, अर्थात उसे छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देगा। जिसके बाद जब ये भोजन और आगे बढ़ेगा तो जो पूर्ण पैंक्रियाटिक ग्रंथियां हैं, या फिर यहां कह सकते हैं कि जो हमारे पास में ये जो आपका पैंक्रियाज है, इस पैंक्रियाज से निकलने वाले
जो भी एंजाइम्स होंगे या जो रस होंगे वह रस जो है अपना काम अच्छे से कर पाएंगे, और वो तभी कर पाएंगे जब यहां से लीवर से बाइल जूस आकर के भोजन में मिल चुका हो, और भोजन जो है उसका जो एसिडिक नेचर है वो क्या हो चुका हो, थोड़ा रिड्यूस हो चुका हो, तभी ये जो है काम कर पाएंगे। तो इस तरह से फिर भोजन आपका कहां पहुंचेगा। अब देखिए इसके बाद देखो ये है आपका पैंक्रियाज, और हमने पैंक्रियाज के बारे में आपको क्या बताया कि ये एक मिक्स्ड ग्लैंड्स है, अर्थात ये मिश्रित ग्रंथियां हैं, और इसमें दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसी का एक ऊतकीय भाग होता है जिसे लैगरहैंस की द्वीपिकाएं कहते हैं, और लैगरहैंस की जो द्वीपिकाएं होती हैं इसमें दो प्रकार के सेल पाए जाते हैं, एक होती है अल्फा सेल, अल्फा कोशिका, और एक होती है बीटा कोशिका। जो अल्फा कोशिका होती है, इसी अल्फा कोशिका से एक हार्मोन का स्राव होता है जिससे हम ग्लूकागॉन हार्मोन बोलते हैं, और जो बीटा सेल होती हैं इनसे एक हार्मोन का स्राव होता है जिसे इंसुलिन कहते हैं। तो दोस्तों ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो मधुसूदनी रोग है, अर्थात जो क्या हो जाता है मधुसूदनी, यानी कि आपने सुना होगा जो लोग कहते हैं शुगर हो गया, तो जो मधुसूदनी है वो किसके कारण होता है, किसके जो है इरेगुलर के कारण, इरेगुलरिटी के कारण हो जाता है, किसमें खराबी के कारण, तो ये पैंक्रियाज की जो ग्रंथियां हैं इसमें से यहां पर आपको समझना है कि जो इंडोक्राइन ग्रंथि है उस इंडोक्राइन वाले ग्रंथि में कुछ दिक्कत आ जाती है, उसके भी बीटा सेल में अगर समस्या आ जाती है तो ये इंसुलिन का स्राव नहीं करते, और अगर ये इंसुलिन का स्राव नहीं करेंगे तो जो ग्लूकोजेनेसिस है, अर्थात जो ग्लूकोज और ग्लूकोज को जोड़ा जाता है लीवर के द्वारा, वो इंसुलिन के सहारे ही जोड़ा जाता है। तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज, देखो जब हम भोजन पचेगा तो जितना भी ग्लूकोज हमको प्राप्त होगा, उनके कोशिकाओं की जितनी मांग होगी वो लीवर उसको असाइन कर देगा, भेज देगा, और बाकी जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा उसको कहां पर, उसकी जो है ग्लाइकोजन के रूप में फिर लीवर में क्या कर लिया जाएगा, संचित कर लिया जाएगा। और ये ग्लाइकोजन बनाने के लिए इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी, और इंसुलिन का स्राव कहां से होगा, बीटा कोशिकाओं से होगा। तो देखो प्रश्न ऐसे भी पूछे गए हैं दोस्तों, जिसमें यह पूछा गया है कि इंसुलिन का स्राव कहां से होता है, तो इंसुलिन का स्राव बीटा कोशिका से होता है, और बीटा कोशिका किसका भाग है, ये लैगरहैंस की द्वीपिकाएं हैं उसका भाग है, और वास्तव में ये पैंक्रियाज का भाग है, अग्नाशय का क्या है, ये हिस्सा है। और अगर हम बात करें दूसरे हिस्से